हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिन जाओ को देखते हैं जो जोरन की शादी को रुकवाने के लिए आ गया था, जो कि उसी की गलती की वजह से हुई थी क्योंकि उसने 2 लक थ्रेड्स को गलत जोड़ दिया था, जिसको तोड़ने की वजह से उसे बिजलियां भी खानी पड़ी थी। खैर अच्छी बात यह थी कि अभी जोरन होश में आ गई थी और वो जिंजाओ के पास आके पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो वो बताता है मैंने गलत काम किए थे, इसलिए मुझे थोड़ी बिजलियां खानी पड़ी। खैर अब तुम मेरे साथ चलो, और वो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ ले जा रहा था। खैर काई फैमिली के ये लोग भी रुकने वाले नहीं थे और तभी ये लोग एक बंदे को बुला लेते हैं, जिसकी बॉडी को देख के वो बंदा तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो एक लड़की थी। काइली एक फीमेल बॉक्सर थी और वो आते ही जिनजाओ के सामने खड़ी हो जाती है। जिनजाओ बोल रहा था कोई नहीं, मैं इसको संभाल लूंगा, जिसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जिनजाओ इधर उधर होकर उस काइली के अटैक से बच जाता है, लेकिन वो जो ग्लव्स पहन रखी थी वे मेटल के बने थे, जिस वजह से जिनजाओ दीवार से जाके टकरा जाता है। काई फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन जिनजाओ को तो इन मेटल ग्लव्स के पंच से भी कुछ नहीं हुआ था। वो बोल रहा था तुम तो चीटिंग कर रहे हो, और फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके काइली के साथ फाइट करने लगता है। अब इन दोनों के ही अटैक से दूसरे से मैच कर रहे थे। जिनजाओ फाइट के दौरान ही एक एनर्जी से भरा पंच काइली को मार के हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो फिर से उसे लात मारता है। लेकिन तभी जो काई माओ था वो फाइट को रुकवा देता है, बोल के हुए कि रुको मत मारो काइली को। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम्हें जोरन को लेके जाना है तो ले जाओ, मैं उससे अब शादी नहीं करना चाहता। तो उसका फादर तो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो वो बोलने लगता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले 2-3 दिनों से एक स्पेल के अंडर में था। सच बताऊं तो मैं तो जोरन को पसंद भी नहीं करता, और जिस पर्सन को मैं सच में पसंद करता हूँ वो काइली है। वाह, उसके बाप की तो आत्मा निकल आती है। वो बोल रहा था तेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन वो तो हेवन और अर्थ की कसमें खाने लगा था कि बिजली मेरे पे पड़ रही, अगर मैं झूठ बोलूं तो। दूसरी तरफ से काली भी सुन के उसकी तरफ दौड़ने लगती है, और फिर काय माँ भी उसकी तरफ दौड़ रहा था, और हम लोग देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और कायली काय माँ को उठा करके उसे वेडिंग हॉल के अंदर ले जाती है, और उसका बाप छाती पीट के बोलने लगा कि ये मैंने किस नालायक को जन्म दे दिया, हमारी फैमिली कब क्या होगा। खैर वो अपनी फैमिली को संभाले जोरन जिनजाओ को लेकर के फिर यहाँ से चले जाती है। जिसके बाद काय फैमिली के बाहर हम लोग जोरन के ब्रदर को देखते हैं। तो जोरन उससे पूछती लगती है कि क्या तुम भी हमें रोकना चाहते हो, लेकिन उसका ब्रदर तो एक बॉक्स को फेंक देता है जो सीधा जोरन पकड़ लेती है। उसका भाई बोल रहा था कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट होने वाला था, लेकिन क्योंकि तुमने तुम्हारी चॉइस पहले से बना रखी है और तुम एक न एक दिन शादी तो करोगी, इसलिए मैं ये तुम्हें अभी दे रहा हूँ। और चिंता मत करो, मैं फैमिली को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, अब फैमिली तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी। और जो बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। जोरन तो सैड हो जाती है, लेकिन फिर हम उसे और जिंजाओ को देखते हैं जो बीच पे आ गए थे, और उस बॉक्स के अंदर था एक जेड इम्प्रिंट पीस। उसे मास्टर लाओजू ने बताया था ना कि जब वो यूलाओ टेम्पल में जाएगा तब उसे वहीं से एक क्लू मिलेगा जेड इम्प्रिंट का, वो यही था। यूलाओ टेम्पल के अंदर जेड इम्प्रिंट नहीं था, बल्कि उसकी मदद से वो हासिल कर सकता था। अब यहाँ पे जो जेड इम्प्रिंट था जिंजाओ के पास था, और तभी जोरन उसके पास आ जाती है और वो बोल रही थी कि तुम मुझे बचाने के लिए इतनी सब मुसीबतों से निपटे, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? जिंजाओ तो उसे बोल रहा था मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन जोरन उससे पूछती है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, हाँ या ना में जवाब दो कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। तो वो मना कर देता है। तो जोरन उसे पूछती लगती है कि क्यों, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ या फिर तुम मर्दों को पसंद करते हो? तो जिनजाओ खड़ा होकर बोलता है कि ऐसी बकवास बात मत कर, नहीं तो मैं तुम्हें डिफेमेशन के लिए शू कर दूंगा। वो उसको बोल रहा था कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, और वो मनी मन ये भी सोच रहा था कि मैं जोरन को सच्चाई नहीं बता सकता कि मैं ये सारी मुसीबत इस जेड इम्प्रिंट की वजह से झेल रहा था। लेकिन जोरन को तो जवाब चाहिए था। अब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो उसके जेड इम्प्रिंट को ले लेती है, और उसका ऐसा करते ही जिनजाओ तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो उसको बोल रहा था कि प्लीज इसे मुझे दे दो, मुझे ये किसी जरूरी चीज के लिए चाहिए, बदले में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जोरन तो बोल रही थी कि ये तो मेरी शादी का गिफ्ट है और ये उसी का होगा जो मुझे शादी करेगा। लेकिन अभी तो जिनजाओ उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। वो बोल रहा था प्लीज इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद के लिए कितनी मुसीबतों से लड़ा, पूरी काई फैमिली से लड़ा, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो, प्लीज। लेकिन जोरन तो उसे देने का नाटक करने के बाद भी उसे नहीं देती। वो बोल रही थी ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और फिर यहाँ से चली जाती है और जिनजाओ उसका पीछे करने लगा। अब ऐसे ही ये लोग भागते भागते सिटी के अंदर आ जाते हैं, और जोरन ने भी उसे वो जेड इम्प्रिंट दे दिया था। तभी हम लोग देखते हैं कि इनके सामने ली दाव ही नाम का एक बंदा आ जाता है, जिसके पास भी एक कंपास था। लेकिन चिंता मत करो, ये किसी जेड इम्प्रिंट को नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि ये डीमंस को ढूंढ रहा है, और उस बंदे को जो डीमंस को मारेगा, यानी कि जिंजाओ को। वो उसके पास पहुंच के बताता है कि
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पे सिटी में बहुत सारे डीमंस हैं। अब डीमंस का नाम सुन के तो जिनजाओ काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और फिर पूरी सिटी रेड हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग डीमन बैट्स को भी देखते हैं और फिर तुरंत ही हमें दिखाया जाता है कि जिनजाओ, जोरेन और ली दावी ये तीनों किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर इनके सामने तुरंत ही एक ब्लड डीमन आ जाता है। और जिनजाओ उसे देखते साथ समझ गया था कि ये वही बंदा है जिसने पहले उसे उसके दोस्तों की मौत का सीन दिखाया था। यहाँ पे वो जिनजाओ से बात करने लगा है कि मैं जानता हूँ कि हेवनली कोर्ट से कनेक्ट करने वाली चीज तुम्हारे पास है, इसलिए चुपचाप वो मुझे दे दो। लेकिन जोरेन बोलती है हेवनली कोर्ट ये कैसी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ में ली दावी को दिखाते हैं, वो तो इस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन का एक पेंसिल काफी था उसे जमीन पे घेरने के लिए। तभी ब्लड डीमन जोरेन के पीछे आ जाता है और वो उसे पकड़ पाते से पहले जिनजाओ ही उसके ऊपर अटैक करने लगा था। थोड़ी देर तक जिनजाओ उसके साथ फाइट तो करता है लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ब्लड डीमन उसके डोमेन में था और यहाँ पे वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए जिनजाओ के लिए उसे हराना नामुमकिन था। जिनजाओ से फाइट करते दौरान ब्लड डीमन ने उसके अंदर इम्प्रिंट जेड इम्प्रिंट की पावर को भी फील कर लिया था, इसलिए वो बोल रहा था हेवनली कोर्ट जाने का रास्ता तुम्हारे पास है और जेड इम्प्रिंट भी तुम्हारे पास है, तुम तो जैकपॉट हो। और फिर वो उसे मारने के लिए तुरंत उसके सामने आ जाता है। लेकिन जिनजाओ को मार पाता उससे पहले जो जेड इम्प्रिंट थे वे अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और जिनजाओ को कहीं और ही भेज देते हैं। वो किसी बर्फीले इलाके में आ गया था, शायद अंटार्कटिका में पहुंच गया। तभी जेड इम्प्रिंट भी उसके हाथ में फ्लाई करते हुए आ जाता है। जाओ इम्प्रिंट की पावर को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो फिर से कोशिश किए जा रहा था और उसके नीचे पैरों के नीचे पोर्टल खुल जाता है और वो यहाँ से कहीं तो गया। जबकि दूसरी तरफ हमें ब्लड डीमन के साथ जोरेन और लितावी को दिखाते हैं। उन्हें तो लगा था कि जिनजाओ मारा गया उस अटैक में, लेकिन उनके अटैक करने के बाद ब्लड डीमन फिर से उन्हें दूर धकेल देता है। वो बोल रहा था कि तुम लोग तो इंसेक्ट से भी कमजोर हो, मेरे टाइम के वर्दी नहीं हो, मुझे तो उस लड़के को पकड़ना है, तुम लोग मेरे आर्मी के साथ खेलो। और वो यहाँ पे काफी सारे डीमन बैट्स को समन करके इनको घेर लेता है जो कि इनके ऊपर अटैक करते हैं और वो खुद फिर जिनजाओ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जबकि जिनजाओ एक पोर्टल के थ्रू कहीं तो आया है स्पेस के अंदर जहाँ पे पहले से ही फाइट चल रही थी, अब वो फाइट में पहुंच गया था तो वो शिप उस पे भी अटैक करने लगी थी। लेकिन जिनजाओ फिर से एक पोर्टल खोल देता है तो वो फिर से किसी वीरान जगह पे आ गया था। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये जगह कैसी थी। लेकिन यहाँ पे भी एक सोल डिवोरिंग मॉन्स्टर था जो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनजाओ उसे मार भी देता है। उसे मारते टाइम वो समझ गया था कि उसकी पावर कम हो रही है। जेड इम्प्रिंट से पोर्टल एक्टिवेट करते दौरान बहुत ज्यादा पावर लग रही है, मुझे जल्दी से सही जगह जाना होगा, नहीं तो मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाऊंगा। तो फिर से पोर्टल को खोल देता है। लेकिन इस बार तो वो समुद्र की गहराइयों के बीच पहुंच गया था जहाँ पे एक और मॉन्स्टर था। अब वो मॉन्स्टर उसे खा पाता है उससे पहले जिनजाओ फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पे यहाँ पे जो ब्लड डीमन था वो पहुंच गया था और वो इस वेल को पकड़ के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें जिनजाओ को एक कॉन्सर्ट हॉल में दिखाते हैं। यहाँ पे उसके आने से पहले ही ब्लड डीमन पहुंच गया था और वो आते साथ ही उसे पकड़ लेता। वो बोल रहा था मैं तो तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ पे अभी जाने की तैयारी में हो। वो भागने में तो कामयाब हो ही जाता है लेकिन ब्लड डीमन को तो उसकी सारी लोकेशंस पता थी। जिनजाओ की एनर्जी भी अभी बिल्कुल लो हो चुकी थी और वो एक ही और पोर्टल खोल सकता था। वो जैसे ही आखिरी पोर्टल खोलता है तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर अभी और एनर्जी नहीं बची थी। लेकिन तभी उसे जोरेन दिखाई दे रही थी जो उसे बोल रही थी जिनजाओ जागो। इतनी देर में वो पोर्टल भी बंद हो गया था। जिनजाओ मुश्किल से फिर से उसे खोलता है लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो जोरेन के बारे में सोच रहा था कि उसे बचाना होगा। उसने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया है और इसी के साथ वो उस पोर्टल के अंदर फिर से एंटर कर जाता है। इस बार भी जिनजाओ किसी अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हुआ था लेकिन अच्छी बात यह थी कि यहाँ की पावर उसे काफी ज्यादा फेमिलियर फील हो रही थी। तभी काफी सारे लाइट एनर्जी एक ही जगह पे इकट्ठा होने लगी थी और यहाँ पे फिर से आ जाता है प्रीवियस सन ऑफ डेस्टिनी। यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी जिनजाओ को बोल रहा था कि तुमने सेकंड सन ऑफ डेस्टिनी के ट्रायल्स को पास कर लिया है। पहले ट्रायल्स में कुछ भी करने का हौसला, दूसरे में किसी चीज की चाह और उसे पाने की जिद। अब से तुम मेरी सेकंड जेड इम्प्रिंट की पावर को यूज कर पाओगे। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जोरेन और लिदा भी उन डीमन बैट्स के साथ फाइट कर रहे थे और यहाँ पे अभी ब्लड डीमन भी आ गया था। वो इनको बोल रहा था तुम्हारा दोस्त तो भागने में उस्ताद है तो उसका पीछा करने की बजाय मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारा दोस्त चाहे कहीं भी उड़ के जाए, जब मैं तुम्हें मारूंगा तो वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। और इसी के साथ उसने एक अटैक कर दिया था। जोरेन तो उस अटैक में
बहुत ज्यादा इंजर हो चुकी थी। ली दावी इधर खड़ा होकर अटैक करने की कोशिश करता है, बट अगले सेकंड ब्लड डीमन ने एक स्वॉर्ड उसके आर पार कर दी थी। जोरन जो उसे बताने के लिए खड़ी हुई थी, तभी उसके सामने भी ब्लड डीमन आ जाता है और स्वॉर्ड के उसके ऊपर अटैक करता है। जोरन तो उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और ब्लड डीमन और ज्यादा फोर्स का यूज किया जा रहा था ताकि उसे मार सके, बट यही सही टाइम है कि अपना जिंजाओ यहाँ पे एंट्री करे और यहाँ पे वो आ जाता है। सीधा ही उस वुकांग की छड़ी को ब्लड डीमन पे दे मारता है। सेकंड जेड इम्प्रिंट से उसे वॉइड के अंदर चलने की पावर मिली थी। फिर वो तुरंत एक अटैक करता है और यहाँ पे जितने भी डीमन बैट्स उनको मार देता है, जिसके बाद वो ब्लड डीमन पे भी अटैक कर देता है। ब्लड डीमन ने उसकी छड़ी को पकड़ लिया था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ पे तो ब्लड डीमन को हराना नामुमकिन होगा, इसलिए वो एक वॉइड ओपन करके उसके साथ उसमें जंप कर जाता है, जिसके बाद वो उसे धड़ाधड़ कूटने लगता है। बार बार पोर्टल खोल के वो उसे अलग अलग जगह पे भेज रहा था। ये लोग एंटार्क्टिका जाके फाइट करते हैं, फिर स्पेस में फाइट करते हैं, फिर उसी कॉन्सर्ट हॉल में भी आके फाइट करते हैं। ब्लड डीमन मार खाते खाते अब बोल रहा था कि तुमने उन जेड इम्प्रिंट्स की पावर यूज करना सीख लिया है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। और वो जिंजाओ पे एक पावरफुल अटैक करने लगता है। जिंजाओ भी इधर वुकोंग की 72 जो स्टाफ टेक्निक्स थी उनको प्रैक्टिस करने लगा था। उसके ऐसा करते साथ उसके पीछे वुकोंग की एक इमेज अपीयर होती है। जिंजाओ वुकोंग के स्टाफ को ब्लड डीमन के अटैक पे फेंक देता है, जिससे काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन वुकोंग तो वुकोंग है, उसके सामने हवन नहीं टिका तो ब्लड डीमन कहाँ ही टिकेगा। और जिंजाओ की स्टाफ पानी को, ब्लड डीमन को, सब कुछ चीरते हुए खत्म कर देती है। जिसके बाद अब जिंजाओ तुरंत ब्लड डीमन के वर्ल्ड में आके उसके साथियों को बचा लेता है। वो उन्हें सेफली एक फॉरेस्ट में ले आया था। जोरन जिंजाओ को थैंक्स बोल रही थी उनको बचाने के लिए आने के लिए, लेकिन वो तो दावी को देख रहा था जो काफी ज्यादा इंजर हो गया था क्योंकि स्वॉर्ड जो उसके आर पार हुई थी। और यहाँ पे फिर दावी बोलने लगता है, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी वजह से तुम लोगों को भी इतनी ज्यादा परेशानी हुई, मैं जहाँ भी जाता हूँ दूसरों के लिए परेशानी बन जाता हूँ, मेरा मरना ही ठीक होगा। उसकी बात सुन के जोरन उससे पूछती है, हाँ तुम ठीक है मर रहे हो तो ये तो बताते जाओ तुम्हारी आखिरी विश क्या है। तो वो बहुत बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड उनसे मांगने लगता है, लेकिन ये सब तो उसका नाटक था क्योंकि उसे तक कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो बस इनके साथ मजाक कर रहा था। उसकी असली प्रॉब्लम तो थी पैसा थी। वो बोल रहा था मेरे पास कमाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं अच्छा खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मुझे कई दिनों तक तो भूखा रहना पड़ता है। तो जिंजाओ उसे फिर सजेस्ट करता है, भूखा क्यों मर रहे हो तुम, आजकल सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो तुम एक सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो। तो उसे इनका सजेशन काफी अच्छा लगता है, इनको थैंक यू बोल के टाटा बाय बाय गुड बाय। अब उसके जाने के बाद जोरन ने उसके हाथ में एक उंगली के ऊपर एक चोट देखती है। अब ये जो चोट लगी है ना, ये आगे जल के बहुत ज्यादा फेटल होने वाली है, याद रखना इस चोट को। जिसके बाद अभी सीन चेंज हो जाता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक लड़की की आवाज सुनकर एक सुनसान गली में आ जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को बचा लेता है। उसका पैर उस लड़की की पूंछ पे टिक जाता है और वो फिर लड़की खड़ी होकर बोलती है, तुमने मुझे हर्ट किया और ये है अपनी फोक्स गर्ल, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और फिर वो उस बंदे को मार देती है। अब मुझे इन सीरीज के साथ यही प्रॉब्लम लगती है, एक बार तो किसी को दिखाते इन्होंने मार दिया और अगले पल ये किसी उसी बंदे को कहीं और लेके आ जाते हैं। अब जिंदा था कभी फोक्स गर्ल के पास कुछ बंदे आ जाते हैं जो बोल रहे थे कि मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब आपके ऑर्डर का इंतजार है। अब फिर से सीन चेंज होकर हेवनली कोर्ट में आ जाता है, जहाँ पे जिनजाओ इस सफेद बालों वाले बंदे से बोल रहा था कि वो ओल्ड लाओ जून कहाँ पे है, उसकी वजह से हम लोग ब्लड डीमन के हाथों मरते मरते बचे, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ जेड इम्प्रिंट्स को कलेक्ट करने में, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पे फिर ये लड़का बोलने लगता है कि छोटे मोटे डीमंस को तो तुम इजिली संभाल सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, खैर गुस्सा मत, तो मेरे पास तुम्हारे लिए थर्ड जेड इम्प्रिंट का क्लू है। इसी के साथ उसके हाथ में एक मिरर आ जाता है जो कि जिनजाओ को थर्ड जेड इम्प्रिंट लोकेशन का क्लू दिखाता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है, मैंग याओ। फिर अगले पल हमें दिखाते हैं जिनजाओ को जो काफी बन ठन के फैशन वाले क्लॉथ पहन के यू मैंग याओ की बिल्डिंग में पहुंच गया था। ये लोग रियल एस्टेट सेल करते थे। उसके इस बिल्डिंग में एंटर करते ही यहाँ पे एक लड़की उसकी मदद करने के लिए आती है, पूछती कि आप यहाँ पे किस टाइप की बिल्डिंग देखना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है कि वो खुद ही सब कुछ देख लेगा। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही जाव व्यू मौजूद थी तो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तो गरीब है, तेरा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। लेकिन जिंदा उसे बोल रहा था कि मेरा यहाँ होना या ना होना इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर वो आगे बोलने लगती है कि जू मैंग की जो चीपेस्ट बिल्डिंग है वो 9 बिलियन युआन की है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है भी कि नहीं। तो जिंदा उसे तीखे तेवर में वो बोल रहा था कि तुझे फिर से मार खानी है क्या, जिसे देख के तो वो डर जाती है और पीछे होके बोल रही थी कि तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो मैनेजर को बुला लेती है और वो बोल रहे थे कि उसको कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड किन शाव है जिसने पहले से ही एक अपार्टमेंट को रिजर्व कर रखा है, इसे बाहर फेंको। तो जो मैनेजर था वो
वो जिंजाओ को बोल रहा था कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ हम जू मैंग याओ को देखते हैं जिसको एक कॉल आती है और वो बोल रही थी ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या खबर सही है, चिंता मत करो मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। फिर वो उसके हाउसकीपर लिू सेन के साथ यहाँ से जाने लगती है। जबकि इधर जाओ मैंग और जिनजाओ का ड्रामा नीचे अभी तक चल रहा था। ड्रामे को खत्म करने के लिए जिन जाओ उसके लोगों को बुला लेता है जो कि बैग भर के पैसा ले आए थे। फिर यहाँ पे मास्टर जू का असिस्टेंट आके जिनजाओ को बोलने लगा था, सर ये है आप पॉकेट मनी पूरे के पूरे 80 बिलियन। जिनजाओ फिर किसी शहजादे की तरह बोलने लगा था, मैनेजर अगर तुम जाओ मैन को अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंकते हो तो तुम्हारे जू ग्रुप में जितने भी अपार्टमेंट्स अवेलेबल है हम उन सबको खरीद लेंगे। तो मैनेजर एक सेकंड जाए न करके तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज लगा देता है और जू मैंग को यहाँ से प्यार से बाहर फिकवा दिया था। जिसपे जिनजाओ बोल रहा था बहुत बढ़िया। बट इसी समय हमें जू मैंग को भी दिखाते हैं जो कि उसकी गाड़ी की तरफ जा रही थी कहीं जाने के लिए। तो जिन जाओ भी उसके सामने आके पूछ रहा था कि मुझे मास्टर जू से मिलना है, लेकिन वो उसको बताती है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ। उसने जिनजाओ की डील सुन ली थी तो वो बोल रही थी कि तुमने जो अपार्टमेंट्स खरीदे हैं हम उनको 20% डिस्काउंट पे आपको देंगे। हमारे जू ग्रुप के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका शुक्रिया, फिलहाल मुझे और काम है तो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। और फिर वो उसके हाउसकीपर के साथ चली जाती है। लेकिन जिन जाओ जू मैंग का पीछा करने लगता है। वो तुरंत एक टैक्सी को बुला लेता है और उसके बंदे को बोलता है सामने वाली गाड़ी का पीछा करो, लेकिन वो तो मना कर रहा था कि तुम उतर जाओ, मैं किसी का पीछा नहीं करूंगा। लेकिन पैसे के सामने हर कोई झुक जाता है। तो गाड़ी का ड्राइवर भी मान करके जू मैंग की गाड़ी का पीछा करने लगा था। अब ये लोग काफी देर तक पीछा करते हैं और दिन से अभी रात हो जाती है और ये लोग अभी सुनसान रास्तों से होकर के जा रहे थे। और तभी हमें यहाँ पे एक इनविजिबल डीमन को दिखाया जाता है जो तुरंत जू मैन की गाड़ी के सामने आके अटैक कर देता है। इस वजह से जिनजाओ की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद हमें कुछ डीमंस को दिखाते हैं जो कि जिनजाओ की गाड़ी के पास आके इनको चेक करने लगे थे कि सभी मर गए कि या इन्हें मारना पड़ेगा। तो वो जो डीमन था वो जिनजाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जाओ उसको लात मार के काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। वो बाहर निकलते टाइम बोल रहा था कि कभी तो कोई काम शांति से हो जाए, मैं जहाँ भी जाऊँ तुम कमबख्तों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। यहाँ पे फिर वो सोचने लगा था कि ये डीमंस की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, हर जगह पे इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इन्हें तो खत्म करना ही पड़ेगा। और फिर वो उन डीमंस पे अटैक कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हमें हाउसकीपर लिू सेन को दिखाते हैं। वो जू मैंग को उसे सलामत एक पेड़ के नीचे लाके रख देता है और उसके पीछे फिर कुछ डीमंस खड़े थे, वे भी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो लिू शाइन के साथ फाइट करके उसकी यंग मिस को बचाने के लिए लग जाता है। बट तभी हम अपनी फॉक्स गर्ल को देखते हैं जू मैंग के पास आके स्माइल करने लगी थी। एक्चुअली अभी वो जू मैंग को पकड़ करके खुद जू मैंग बन जाएगी। फिर हमें उस इनविजिबल डीमन जूशा को दिखाया जाता है जो सामने आके बोल रहा था मिशन कंप्लीट हुआ अब इसको मार दो। उसके डीमन साथी लियो सन के ऊपर अटैक करने आते हैं बट जिनजाओ यहाँ पे आके उनको फिनिश कर देता है। जिसके बाद वो जूशा से फाइट करने लगा था क्योंकि वो बार बार गायब हो सकता था, तो इसलिए जिनजाओ के लिए वो काफी बड़ी परेशानी बन जाता है। बट जिनजाओ वर्ड की पावर को यूज करके उसकी लोकेशन काफी इजिली पता लगा लेता है और उसकी स्टिक से जैसे ही हमला करता है तो वो समझ गया था कि जिनजाओ की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसे हराना तो उसके अकेले अकेले काफी मुश्किल होगा। फिर वो जू मैंग की तरफ देखता है जो कि दरअसल फोक्स गर्ल है, यानी कि उनका मिशन अभी कंप्लीट हो गया है। तो वो बोलता है आज मैं तुझे जाने दूंगा लेकिन अगली बार तू नहीं बचेगा। लेकिन अभी जो लिू शैन था वो उसका नया दुश्मन बन गया था। वो जिनजाओ को बोल रहा था कि तुम पहले तो हमारी बिल्डिंग में आए बिल्कुल अमीर शहजादे बन के और अब यहाँ पे हमारी मदद करके तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन ये हम कैसे जाने, तुम तो हमारा पीछा भी कर रहे थे, कहीं अटैक तुम नहीं तो नहीं करवाया। जिनजाओ उसको समझाने की कोशिश करता है मैंने तो तुम्हें बचाया और बल्कि तुम अभी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन ये हाउसकीपर तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार था ही नहीं। तो जिनजाओ सोचने लगा था कि जू शैन सेफ है, जू शैन नहीं जू मैंग सेफ है, अगर मैं अभी चीजों को फोर्स करूंगा तो इनको दुश्मन बना ही लूंगा। और फिर वो जेड इम्प्रिंट गया मेरे हाथ से। तो वो इनको बताता है कि अभी मैं जा रहा हूँ और मानो या ना मानो ये अटैक मैंने नहीं कराया और जिसने भी कराया है वे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद हमें जू मैंग को दिखाते हैं। उसको उसका हाउसकीपर लिू सेन बोल रहा था कि मिस अभी आप सेफ हैं, हमने लास्ट नाइट वाले अटैक की सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। ऐसा लगता है कि उस लड़के का सच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका कोई इरादा नहीं था। फिर वो जू मैंग को सजेस्ट करता है कि हमें और ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर लेना चाहिए। और फिर वो उसे जोरेन की प्रोफाइल भी दिखा रहा था। वो उसे बताता है कि मैंने आपके ग्रैंडफादर को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वे भी जल्दी ही आ जाएंगे। जिसके बाद हम जिनजाओ को देखते हैं। उससे जोरेन की कॉल आती है जो उसे मिशन के लिए इनवाइट करी थी, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि वो किसी और चीज में बिजी है। तो वो उसे खूब ज्यादा सुनाने लगती है कि आजकल वो हर एक काम को मना कर रहा है। कई बार तो वो उसकी कॉल भी नहीं उठाता। फिर रात होने के बाद हमें जिनजाओ को जू फैमिली के मेंशन में दिखाते हैं जहाँ पे वो चोरी
चोरी पे घुस गया था। यहाँ पे वो देखता है कि सिक्योरिटी काफी तगड़ी हो चुकी है और उन्हीं सिक्योरिटी के बीच में वो ली दावी को भी देखता है जिसको सचमुच सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई थी। लेकिन क्योंकि वो आवाज कर लेता है तो दावी उसे ढूंढ लेता है और उसके फिर ऊपर अटैक कर देता है। जिंजाओ उससे बचने की कोशिश करता है तो दावी का पैर उसके मास्क में फंस जाता है जिससे उसका फेस रिवील हो गया था। दावी उसे देख के बोलता है, ब्रदर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपकी वजह से मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई, अब मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जिंजाओ उसे बोलता है कि क्या ही बताऊं तुझे, मैं बहुत दुखद कहानी है। मैं और मिस जू एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमारा सोशल स्टेटस काफी अलग है। इस वजह से उसका ग्रैंडफादर मुझसे बहुत नफरत करता है और मुझे यहाँ पे रात को सीक्रेटली उससे मिलना पड़ता है। तो वो उसकी जिंजाओ की मदद करने के लिए मान जाता है और तभी अंदर से जोरन बाहर निकलती है जो जिंजाओ को देख लेती है और फिर ये दोनों हाय हेलो चैटिंग करते हैं और एक दूसरे को यही बात बताते हैं कि ये दोनों एक मिशन पे ही अपने अपने। जिंजाओ फिर जोरन को बोलता है इसलिए तावी को थोड़ा ठिकाना लगाना है, काफी प्रॉब्लम बन रहा है मेरे काम में। तो वो बोलती है ओके। फिर वो तावी के पास आके बोलती है वो देखो पीछे यूएफओ, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी कुद्दी में एक मुक्का मार के उसे फिर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जिंजाओ ने उसकी यूनिफॉर्म पहन ली थी और मेंशन में एंटर करने के बाद चोरी छिपे वो जो मैंग के रूम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वो तो बाथरूम में है। वो अंदर एंटर करने वाला था कि तभी यहाँ पे मेड उसको देख लेती है। वो चिल्लाने वाले थे कि वो फिर से उसे बेहोश करके कपड़ों के बीच में छिपा देता है, बट अंदर से यूमेंग की आवाज आती है जिसको अभी टॉवल चाहिए था। तो जिंजाओ हरामखोर वाला चेहरा बना के उसे अंदर टॉवल देने के लिए जाता है, लेकिन अंदर तो एक स्क्रीन लगी हुई थी जिस वजह से जिंजाओ की हरामखोरी धरी की धरी रह गई और वो टॉवल दे करके तुरंत बाहर आ जाता है। बट उसके बाहर निकलते ही यूमेंग भी बाहर आ गई थी, बट अच्छी बात ये थी कि उसने आंखों पे खीरे के पीसेस लगाए हुए थे जिस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिंजाओ बाहर जाने वाला था कि यूमेंग उसे मसाज के लिए बुला लेती है तो बेचारे को मसाज करनी पड़ती है। बट तभी यहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं एक बड़े से डस्टबिन को लेकर। तो जिंजाओ तो बाहर आ जाता है जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस डस्टबिन में से असली जो यूमेंग थी वो निकलती है और जो नकली यूमेंग है ये तो फॉक्स गर्ल है। वो असली वाले के मुंह से टेप को उतार देती है जो उसे बोल रही थी कि तुम लोगों ने काफी मेहनत करी है उस जेड इम्प्रिंट को हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि अब तुम मुझे भी इम्पर्सनेट कर रही हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें वो जेड इम्प्रिंट मिल जाएगा। तो जो फॉक्स गर्ल थी वो बोलने लगती है इसीलिए तो हमने तुम्हें रखा है, मैं जानती हूँ कि उस सीक्रेट वोल्ट का डोर सिर्फ तुम ही ओपन कर सकती हो, इसीलिए तो तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। और फिर वो उसके आंखों में देखने लगती है जिससे कोई टाइप का मैजिक होता है और यूमेंग उस गर्ल की सारी बातें मानने लगती है और वो उसको ऑर्डर देती है कि मुझे उस वोल्ट तक ले चलो। तो यूमेंग तुरंत ही कुछ बुक्स को एक पैटर्न में अरेंज करती है जिससे एक डोर ओपन हो जाता है जो यूमेंग को चेक करता है और उसका अच्छे से स्कैन लेने के बाद गेट ओपन कर देता है और फिर हमें उस वोल्ट के अंदर जेड इम्प्रिंट के एक पीस को दिखाते हैं। यूमेंग इसी टाइम पे होश में भी आ जाती है, लेकिन अभी तक तो काफी ज्यादा देर हो गई थी और फोर्स गर्ल उस जेड इम्प्रिंट के पीस को ले लेती है, लेकिन तभी यहाँ पे जिंजाओ आ जाता है। इसके बाद हमें एक दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हम एक लिटिल फॉक्स को देखते हैं और जो एक लड़के के पीछे आई थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि छोटा जिंजाओ था और ये फॉक्स और अपना लिटिल जिंजाओ एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद हमें जोरन को दिखाते हैं जो दावी की बॉडी को साइड में झाड़ियों में ला देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके और जिंजाओ को बोलने लगते हैं सारे गंदे काम मुझे उसके करने पड़ते हैं, बट वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तभी वो साइड में कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स को देखती है जो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जोरन उनसे खुद को डिफेंड करने लगती है और वो बोलती है कि तुम लोग कौन हो, लेकिन तुरंत ही वे लोग डीमंस में कन्वर्ट हो गए थे और जोरन से फाइट करने लगे थे। इधर दावी भी खड़ा होकर उसकी फिर मदद करने के लिए आ गया था, जबकि अंदर हमें जिंजाओ और फॉक्स गर्ल की फाइट दिखाई जा रही थी। फॉक्स गर्ल फाइट के बीच में जोरन ने यूमेंग के ऊपर अटैक कर देती है तो जिंजाओ को उसे बचाने के लिए आने पड़ता है। इतनी देर में फॉक्स गर्ल उस जेड इम्प्रिंट के पीस को लेकर के गायब हो जाती है। तो जिंजाओ उसका पीछा करने लगा था, वो रास्ते में उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फॉक्स गर्ल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो जिंजाओ के ऊपर जब अटैक करती है तो वो उसकी वर्ड की पावर को यूज करके उसके सामने आ जाता है। फिर जैसे वो उसे पंच मारता है तो फॉक्स गर्ल काफी नीचे जा गिरी थी जिससे काफी ज्यादा धुआं चारों तरफ फैल गया था और तभी हमें उस धुएं के बीच से काफी खतरनाक आंखें दिखाई जाती हैं और हम देखते हैं कि फॉक्स गर्ल के पीछे एक फॉक्स थी, एट टेल्ड फॉक्स। फॉक्स गर्ल बोल रही थी कि वैसे तो मैं एक डेमन हूँ लेकिन मैं किसी को जान से नहीं मारना चाहती, बट तुम जब तक मरोगे नहीं तो मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। और वो एट टेल्ड फॉक्स फिर जिंजाओ के ऊपर अटैक कर देती है। जिंजाओ तो इतनी अटैक की पावर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसी के ऊपर फिर काफी बड़ा धमाका हो जाता है
लेकिन जैसे वो उस धमाके की पावर को बर्दाश्त कर गया था, फिर से फॉक्स गर्ल सेम अटैक करने जा रही थी। इतनी देर में जिनजाओ का मास्क टूट जाता है तो फॉक्स गर्ल उसका चेहरा देख करके तुरंत रुक जाती है और उसे वो बचपन वाला जिनजाओ याद आता है। बट अपना जिनजाओ तो यहाँ पे बेहोश हो गया था। फॉक्स गर्ल उससे आके संभालने लगती है। वो बोल रही थी मैं तो तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी, तुम कितने बदल गए हो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कैसे कर सकती हूँ, मुझे माफ करना। लेकिन तभी उसे ढूंढते ढूंढते जोरैन आ रही थी तो उसे जाना पड़ता है। वो बोलती रही थी कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी और उसके फोरहेड पे किस करके यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम एक लाइट हाउस पे फॉक्स गर्ल को देख रहे थे जिसके हाथ में वो जेड इम्प्रिंट था। उसके पास जूसा आके पूछ रहा था मिस अपना मिशन फेल हो गया, अब आपकी क्या ऑर्डर्स है। तो वो बताती है कि कोई नहीं, अभी के लिए हम लोग थोड़ा सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे और फिर से नया प्लान बना के उस जेड इम्प्रिंट को पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जूसा यहाँ से जा पाता उससे पहले ही एक और फोर्स उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे एक नया बंदा आ जाता है। अभी इसका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना बताया गया है कि ये 13th जनरल है, डीमन आर्मी का 13th जनरल। वो उस बंदे को पकड़ के बोल रहा था कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तुम लोग कोई काम को ढंग से भी नहीं कर सकते, सब कुछ सिखाना पड़ता है। और फिर वो उस जूशा को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं जो 13th जनरल की डीमन आर्मी के ही मेंबर्स थे और फिर वो फॉक्स गर्ल को भी अरेस्ट करवा देता है। जिसके बाद अपना सीन कल्टिवेटर्स एसोसिएशन पे आ जाता है जहाँ की हम चेयरमैन को देखते हैं और उस चेयरमैन के डेस्क पे एक फाइल रखी हुई थी जो जिन जाओ की ही थी और वो उसे अरेस्ट करने के लिए एक कॉल लगा देता है और हमें जिन जाओ को फिर जू मैंग के रूम में दिखाया जाता है जो अभी तक वहीं सोया पड़ा था और जू मैंग उसे थैंक्स बोल रही थी। वो बोल रही थी तुमने हमारी दो फैमिली की काफी बड़ी मदद करी है, हमने उस जेड इम्प्रिंट को खो तो दिया है लेकिन अभी भी हमारे कुछ सवाल है जिसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब वो उससे कुछ सवाल पूछ पाती उससे पहले हम लोग लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे घुस से चले आ रहे थे। यहाँ पे हेड ऑफिसर गाओ अंदर आते हुए बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पे क्रिमिनल को पकड़ने आए हैं, अगर तुम लोग हमें रोकने की कोशिश करोगे तो हम लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। यहाँ पे फिर वो उसे उसका अरेस्ट वारंट दिखा रहा था। जिंदा बोल रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन हेड ऑफिसर गाओ बोल रहा था क्या सच है क्या झूठ है वे हम लोग डिसाइड करेंगे, तुम बस चुपचाप हमारे साथ चलो। जो मैंग उन्हें रोकना चाह रही थी लेकिन जिंजा उनको रोक देता है। वो समझ गया था कि ये सारे डीमन से मिले हुए हैं तो वो चुपचाप उनके साथ चला जाता है जहाँ पे उसको बिठा के इन्वेस्टिगेशन करी जा रही थी। ये हेड ऑफिसर गाओ बोल रहा था कि हमने तुम्हारे लिए सारी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है इसलिए तुमसे हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक साल पहले जियांगन मार्शल आर्ट्स अकेडमी के मेंबर थे, कल्टीवेशन टैलेंट ना होने की वजह से तुम्हें निकाल दिया था लेकिन फिर तुम अपने आप अवेक हो गए। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स तो और भी ज्यादा खतरनाक है, लिली सेक्ट, जो फैमिली, इसके अलावा दाओ अलायंस की हेड फैमिली यंग मेसेस शियानजू के साथ भी। ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, तुम्हारे रिलेशंस तो अंडरग्राउंड फोर्सेस के साथ है जैसे मास्टर लियू, ब्रदर जियाओ, तुम तो हर जगह मौजूद हो, तुम तो सिटी में जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उन सब के मास्टरमाइंड हो। फिर जिंजा उन्हें खुद ही की स्टोरी बताने लगता है जो सारा कोइंसिडेंस था, उसमें इस सब की कोई गलती नहीं है। लेकिन हेड ऑफिसर गाओ तो उसकी बात सुनने से मना कर रहा था। जबकि फिर सीन चेंज हो करके जो रैन पे आ जाता है जो अकेले बैठे सोच रही थी कि जिन जाओ जो फैमिली में क्या ही करने जाएगा। दावी ने मुझे बताया वो बचपन से ही जुमैंग से प्यार करता है, वो उससे मिलने के लिए रात को ही पहुंच गया लेकिन वो मुझसे तो प्यार भी नहीं करता, उसने तो मेरे प्यार को भी ठुकरा दिया और मेरे जेड इम्प्रिंट को भी ले लिया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है क्योंकि उसकी जो उंगली थी उसके ऊपर कट लगा हुआ था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, जिस वजह से उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके दिमाग में बहुत सारी इधर उधर की आवाजें आने लगती हैं और हमें पता चलता है कि ये सारा काम तो उस ब्लड डीमन का किया कराया था, जिस वजह से अभी जोरैन भी एक डीमन बन चुकी है जो कि अभी जिंजाओ से बहुत ज्यादा नफरत भी करती है। फिर हमें अपनी फॉक्स गर्ल को दिखाया जाता है जिसको जेल में बंद कर रखा है। वो भी बैठे बैठे जिंजाओ के बारे में सोच रही थी कि वो उसे ही मारने वाली थी, वो उसकी मदद करना चाहती है। दरअसल फॉक्स गर्ल को उसका ग्रैंडफादर जिंजाओ की फैमिली में लेके आया था। मैं गलत बोल गया, जिंजाओ का ग्रैंडफादर फॉक्स गर्ल को जिंजाओ की फैमिली में लेके आया था लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई थी। जिंजाओ का ग्रैंडफादर उसे 9 टेल्ड फॉक्स की कहानियां सुनाया करता था और उसे भी पूरा यकीन था कि वो भी एक दिन आगे चल के 9 टेल्ड फॉक्स बनेगी। और यहाँ पे अपनी फॉक्स गर्ल बैठे बैठे सोच रही थी कि शायद इसी वजह से मैं 9 टेल्ड फॉक्स नहीं बन पा रही क्योंकि वो तुम्हें थे जिसने मुझे उम्मीद दी थी लेकिन मैंने ही तुम्हें छोड़ दिया था, शायद हेवन मुझसे बदला ले रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमें जिंजा को भी जेल में दिखाते हैं। यहाँ पर एक मास्क वाला बंदा आ गया था जो 13th जनरल की आर्मी में से था। जिंजा उसे देखते साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो बंदा उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हम डीमन से नफरत करते हो लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दरअसल मैं कल्टिवेटर्स एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ जो जानबूझ के डीमन बना। मेरे पास पक्की खबर है कि सिटी के अंदर बहुत सारे
डेमंस घुस आए हैं और उनका पूरा प्लान सिटी के लोगों को मारना है, तो इसलिए यहाँ से जल्दी चलो नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जिसके बाद हमें जिंजाओ को दिखाते हैं जो सीधा ही उसके दोस्तों के पास आ जाता है, उनको सारा सब कुछ बता देता है कि डेमंस का अटैक होने वाला है, इसलिए इन सबको तैयार रहना होगा उनसे लड़ने के लिए। अब इतनी देर में ही पूरा आसमान लाल हो जाता है और हमें एक ऊंची बिल्डिंग पे डीमंस को दिखाया जाता है जहाँ पर 13th डीमन जनरल मौजूद था। तभी यहाँ पर एक और पावरफुल डीमन की एंट्री होती है जो कोई और नहीं बल्कि ब्लड डीमन ही था जोरैन की बॉडी में। वो उनको बोल रहा था कि इस बार प्लान बेशक फेल हो लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ वो उस बिल्डिंग पे कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है जिसके बाद चारों तरफ डिमोनिक एनर्जी फैल जाती है और जमीन में से डीमंस निकलने लग गए थे। डीमंस के आते ही लोग उनकी जान बचा के भागने लगते हैं। जिसके बाद हमें कल्टिवेटर्स एसोसिएशन को दिखाते हैं। वे लोग देखते हैं ये तो ब्लड बैटल फॉर्मेशन है, डीमंस इस हद तक प्लान में कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम लोग क्या सो रहे थे। तभी जिनजाओ को मिस शियानचू की कॉल आती है तो वो उससे उठाता है। शियानचू जिनजाओ से पूछती है कि क्या तुम अभी भी सिटी में हो, तो वो बताता है हाँ। तो फिर वो बताती है कि या तो डेमन से फाइट करके मार जाओ या तो फिर वहां से निकल जाओ। वो उसे बताया थी कि ये जो ब्लड बैटल फॉर्मेशन है वो लोगों के ब्लड एनर्जी को रिफाइन करने के बाद डायरेक्टली उनके कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर देती है। इसके इफेक्ट से नॉर्मल डीमंस भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर तुम्हें इस फॉर्मेशन को रोकना है तो इसके सोर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में भेजूंगी। तो जिनचाओ फोन कट करके उसके दोस्तों को ये सारी बातें बताता है। तो वे लोग तो उससे बोलते कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, अगर हमें मरना है तो एक ही साथ मरेंगे। लेकिन जिनजाओ तो फिर भी उसके दोस्तों को खतरे में नहीं डालना चाह रहा था, तो वो उनको बाहर ले जाने का सोचता है। जैसे ही वो पोर्टल खोलता है तो पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है। वो तुरंत उसके फ्लाइंग क्लाउड को भी समन करने की कोशिश करता है बट वो भी तुरंत गायब हो जाता है। इससे तो वो परेशान होने लगा था कि तभी यहाँ पर एक सुपर कार आ जाती है जिसके अंदर जू मैंग बैठी थी। वो बोल रही थी कि तुम्हें राइड चाहिए। इसी के साथ अपना सीन चेंज होके आम लोगों पे आ जाता है जिनके ऊपर काफी खतरनाक डीमंस ने अटैक करा हुआ था। बेचारे आम लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे इन डीमन से खुद की जान बचाने के लिए और कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे थे। कि तभी फिर दूसरी तरफ हमें कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि उनकी बंदूकों से इन डीमंस पे अटैक कर रहे थे बट इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डीमंस का एक अटैक इन सब पुलिस वालों की फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है और सारे नीचे जमीन पे पड़े। सिटी में हर जगह केओस मचा हुआ था, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और चारों तरफ डीमंस ही डीमंस थे। और तभी इनमें से एक डीमन जिनजाओ की जो गाड़ी थी उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो बाहर निकल के उस 3 सिरों वाले डीमन के साथ फाइट करता है लेकिन उसका एक भी अटैक उसे कुछ नहीं कर पाता। वही नहीं बल्कि वो उसके साथियों के साथ मिलकर भी जब अटैक करता है तो भी उस 3 हेडेड डीमन को कुछ नहीं होता। उस डीमन का साइज एक तो इनसे बहुत ज्यादा बड़ा था और ऊपर से एक शील्ड भी उसे प्रोटेक्ट करती है। फिर वो डीमन इनके ऊपर अटैक करके इन्हें नीचे गिरा देता है। फिर वो जिनजाओ के पास आकर उसे पैर से दबाने लगता है और उसको मुंह से अटैक करने वाला था कि तभी यहाँ पर अपना मास्टर चू आ जाता है। वो एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेके उस मॉन्स्टर को ट्रैप कर लेता है। वो बोल रहा था कि मैं सही टाइम पे यहाँ पे पहुंच गया लेकिन मास्टर जिनजाओ हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो जिनजाओ तुरंत ही उसके साथियों को लेकर के यहाँ से चला जाता है। इतनी देर में वो मॉन्स्टर भी उस फॉर्मेशन से आजाद होके मास्टर चू के ऊपर अटैक करने लगा था लेकिन मास्टर चू भी काफी सारी स्वॉर्ड्स से उस डीमन के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद हमें फोक्स गर्ल को जेल में बंद दिखाया जाता है। यहाँ पे जो 13th जनरल के सैनिक थे वे भी लड़ाई में शामिल होने के लिए भाग रहे थे कि उनमें से एक को फोक्स गर्ल उसकी चाम में फंसा लेती है जिसकी मदद से अब वो आजाद हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिनजाओ उसके साथियों के साथ ब्लड बैटल फॉर्मेशन के सोर्स के काफी करीब पहुंच गया था जहाँ पे ब्लड डीमन मौजूद था। तभी इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर 13th जनरल आ जाता है जो आते साथ ही इनके ऊपर अटैक करने लग गया था। वो जिनजाओ और उनके साथियों को कुछ कर पाता उससे पहले ही यहाँ पर एक और लाइटनिंग स्ट्राइक होता है जिससे 13th जनरल का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे इसी के साथ अपनी फोक्स गर्ल आ चुकी है। 13th जनरल तो ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो उसे धमकाने लगा था कि क्या तुम अब मेरे अगेंस्ट जाओगी या तुम अपने ही लोगों से बगावत करोगी। लेकिन जो फोक्स गर्ल थी वो तो बगावत कर चुकी थी और तुरंत ही जिनजाओ को 3rd जेड इम्प्रिंट दे देती है। ये देख के तो 13th जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुमने हमसे झूठ बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो फिर फोक्स गर्ल के ऊपर अटैक करने जा रहा था कि तभी यहाँ पे जू मैंग और शियानचू उसके साथ फाइट करने के लिए चली जाती हैं और वे उसे रोकने लगती हैं। इधर जिनजाओ फोक्स गर्ल से पूछ रहा था कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, तो वो बताती है कि तुमने मुझसे एक विश मांगी थी, क्या तुम्हें याद नहीं। तो जिनजाओ को भी सब कुछ याद आ जाता है कि वही उसके बचपन वाली फोक्स गर्ल है। जबकि इधर वो बोल रही थी कि मैं इस 13th जनरल को रोकूंगी, तुम ऊपर जाके ब्लड
डेमन को रोको। इधर फाइट के बीच में हमें दिखाते हैं कि 13 जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों में से अब कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहता। उसकी बात सुन के अपनी तीनों जाबाज फीमेल फाइटर्स एक सुर में बोलती है चलो इसे मारें, और वे उनकी पावर से एक साथ एक्टिवेट कर लेती हैं। दूसरी तरफ हमें फिर उस ब्लड डीमन को दिखाते हैं जो मरे हुए आम लोगों की ब्लड एनर्जी से खुद को पावरफुल कर ही रहा था, बल्कि फॉर्मेशन को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। बट तभी यहाँ पर जिनजाओ आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ब्लड डीमन ने उसका अटैक रोक लिया था और फिर वो उसे बोलने लगता है तुमने मुझे क्यों मारा। अब बोल तो ये ब्लड डीमन रहा था, लेकिन जो आवाज थी वो जोरैन की थी। तो जोरैन के सामने वही इल्यूजन फिर से आ जाता है जिसमें उसने जोरैन को मारा था। फिर जो डीमनाइज्ड जोरैन के मुंह से कैप उतर जाती है और हम देखते हैं कि वो डीमन बन चुकी है अभी, लेकिन था तो वो असल में ब्लड डीमन ही। फिर वो जिंजाओ को बोलने लगता है हाँ तो जिंजाओ हम फिर मिले, तुमने मुझे मारने की खूब कोशिश करी लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और तुमने तुम्हारे दोस्त को भी मरवा दिया। तुमसे फाइट करते दौरान मैं समझ गया था कि तुमसे मैं शायद हार जाऊंगा, इसलिए मैंने ये फुल प्रूफ प्लान बनाया। तभी वो उसकी चुटकी बताता है जिससे जिंजाओ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। तभी फिर वो उसे पकड़ते हुए बोल रहा था कि तुम मेरी डीमन रेस का नेमेसिस हो, तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। मैंने तुम्हारे जेड इम्प्रिंट्स की पावर को एग्जॉस्ट करा दिया है, अब तुम किसी चींटी से कम नहीं, तुम्हें मारना तो बहुत आसान है। और फिर वो एक स्वॉर्ड से जिंजाओ के ऊपर अटैक करता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो मारा गया। चारों तरफ ब्लैक स्मोक फैल जाती है। जब वो ब्लैक स्मोक हटती है तो हमें पता चलता है कि जिंजाओ तो अभी जिंदा है, और वो जिंदा इसलिए था क्योंकि उसे अभी अभी फॉक्स गर्ल ने थर्ड जेड का पीस दो दे दिया था जिसने उसे आइस की पावर प्रोवाइड करी थी। अब ये देख के ब्लड डीमन खुद ही जिंजाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जाओ दोबारा से उसके साथ फाइट करने लगा थे। एक दूसरे के साथ अटैक करते हैं फिर उसे रोकने लगते हैं। जिंजाओ फाइट के दौरान जोरैन की बॉडी को पकड़ लेता है और उसे उसकी जेड इम्प्रिंट की पावर का यूज करके जगाने की कोशिश कर रहा था, बट क्योंकि यहाँ पे ब्लड बैटल फॉर्मेशन एक्टिव थी इस वजह से ब्लड डेमन यहाँ की ब्लड एनर्जी को यूज कर पा रहा था और वो जिंजाओ की पकड़ से आजाद हो जाता है। फिर से वो जाओ के ऊपर और खतरनाक अटैक करने लगा था। इस बार तो जाओ खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था, खूब ज्यादा मार खाया जा रहा था और मार खाते खाते काफी ज्यादा इंजर हो चुका है। ब्लड डेमन उसके पास आके बोल रहा था कि यही है तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन, जिसके साथ ही वो जाओ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जाओ दोबारा से खड़ा होकर उस अटैक का सामने करना लगा था। वो उस अटैक को तो रोक नहीं पाता, काफी ज्यादा इंजर हो जाता है, लेकिन घायल जिंजाओ को देखकर जोरैन की जो ओरिजिनल बॉडी में जो जोरैन थी उसको एक पल के लिए होश आ जाता है। जिंजाओ तो तुरंत उसके गले लग जाता है। वो बोल रहा था मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, तो वो उसे बताते कि तुम मुझे नहीं बचा सकते, तुम मुझे सिर्फ मार ही सकते हो। तभी उसके दिमाग में ब्लड डीमन की आवाजें फिर से गूंजने लगती है, तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। जिंजाओ बोल रहा था मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, कोई तो तरीका होगा तुम्हें बचाने का। लेकिन जोरैन बोल रही थी कोई तरीका नहीं है, प्लीज, ये आवाजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तभी जोरैन के अंदर ब्लड डीमन एक्टिवेट हो जाता है, तो वो उसके ऊपर अटैक करके जिंजाओ को काफी ज्यादा घायल करके फिर से उसे दूर कर देता है। जोरैन जो इधर काफी ज्यादा तड़प रही थी, कभी वो ब्लड डीमन बन रही थी और कभी जोरैन, और जोरैन को इतना ज्यादा परेशान दर्द से जूझते देखकर जिंजाओ एक आइस स्फीयर बना करके जोरैन को मार देता है, जिसके साथ ही वो थोड़ा सा स्माइल करती है और हम देखते हैं कि जोरैन की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होते ही बाकी जो डीमंस थे वे तो धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं, सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं। बट जिंजाओ ने अभी अभी उसके एक बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया। जिंजाओ उसकी बॉडी को उसके हाथों में लिए हुए था और उसे वहीं पुराने पल याद आने लगते कि वो कैसे उससे मिला था। हाँ, वो थोड़ी अनोइंग जरूर थी, लेकिन वो ट्रू टू हर नेचर थी। उसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, हमेशा उसका ख्याल रखती। वो तो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन वो कितना ज्यादा कमीना है, उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया। फिर वो उसके फोरहेड से उसका जो जेड इम्प्रिंट था जोरैन से उसे मिला था, वो जोरैन के हाथ में रख के बोलता है कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और इसके साथ उसकी आंखों से आंसू भी टपकने लगते हैं। वो रोते हुए उसे उठा करके बोल रहा था चलो घर चले। और दोस्तों इसके साथ अपना एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो सैड यार, बट क्या ही कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिंजाओ फ्यूचर में शायद जोरैन को जिंदा कर दे, शायद उसे हेवनली वर्ल्ड से कोई चीज मिल जाए। मैं भी ऐसा एंड नहीं चाहता था, बट क्या ही करे यार, थोड़ा सा इमोशनल हो गया अभी। खैर, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।